फर्स्ट AIPMT हुआ, आई वाज गेटिंग 595. उस टाइम पे 570 में अगर आपके पास दिल्ली कोटा था, 570 मार्क्स के आसपास आपका मैमसी हो जाता था. सो आई वाज प्रीटी हैप्पी. But there were some allegations of paper leak etc. at that time. So AIPMT 2015 was cancelled. 15 जून को पता चला कि 25 जुलाई को पेपर है. So I said that for 1 week now, I will just relax. And last 1 month I will properly study. वो last 1 month was very tough. मैं washroom में जाके during the paper में वैसे ही टाइम कम होता है, मैं अपना मुंह धो रहा हूँ and like I have a headache और मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है. तो फिर मैंने फिजिक्स उल्टा सॉल्व करना शुरू किया. एंड इन द 1 to 10 जो क्वेश्चंस थे वो मेरे लास्ट 10 क्वेश्चंस थे. लास्ट 10 क्वेश्चंस में 5 गलतियाँ हैं बिकॉज माई माइंड वॉज कम्प्लीटली ऑफ. मेरा जो रूममेट था मैमसी में, इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट इन नीट PG ही गॉट अ रैंक ऑफ 110. Nice. नीट UG तो ऑफ कोर्स ही डिड वेल बिकॉज ही केम टू मैमसी. उसके बाद नीट PG में भी, बट ही ऑलवेज हैड अ पैशन फॉर लर्निंग. What was in your mind when you resigned from your post of IRS? Definitely the most difficult decision I've taken in my life, without doubt. So hello and welcome to the season 2 of Med Talks. Powered by neetprep.com. यार मतलब आज तुम्हारे लिए जो गेस्ट अवेलेबल हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, भाई आज तुम्हारे लिए ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है. तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, तुम्हें आगे जाना है, तुम्हें जानना है कि मेडिसिन की फील्ड में क्या होने वाला है और आगे चल के तुम्हें कॉलेजेस कैसे मिलने वाले हैं, उसके बारे में तो जानेंगे ही. पर आज जानेंगे कि इसके बाद क्या. अगर तुम्हें मेडिसिन में आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें मेडिसिन में आगे चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, वो आप लोगों के लिए रास्ते खुले हुए हैं. पर आज के एपिसोड में ख़ास बात यह है कि सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, मेडिसिन के बाद अगर आप लोग फील्ड चेंज करना चाहते हो, अगर आपको समाज सेवा भी करनी है, अगर आपको टीचिंग भी करनी है, अगर आपको ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पर आप सच में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो, तो ये एपिसोड आप लोगों के लिए है. क्योंकि आज हमारे साथ सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर हैं, वो टीचर हैं और वो एक्स सिविल सर्वेंट भी हैं. सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिविन. सो डॉक्टर शिविन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेड टॉक सीजन 2 पर. Hi Shiva, thank you for having me and thank you for that overly generous introduction. I don't think I deserve it, but thank you for having me here. I'm glad to be here. वो कमेंट सेक्शन में मेरे ख्याल से लोग बता देंगे एंड ऑफ द पॉडकास्ट तक दैट यू डिजर्व इट और नॉट. बिकॉज मुझे लगता है कि एक तो हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं, देन उसके बाद आपके नाम के आगे एक IRS भी लगा हुआ है. अब XIRS है और उसके बाद आप पढ़ाते भी हैं. तो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि दिस इज मेड टॉक्स एंड दिस इज अ डेडिकेटेड पॉडकास्ट फॉर नीट UG एस्पिरेंट्स. तो सबसे पहले कि आपकी नीट की जर्नी कैसी थी 2015 में. ऑलमोस्ट 2 साल ही हुए थे इस एग्जाम को आए हुए, अभी इंट्रोड्यूस हुए हुए. नहीं, 2013 में आया था ना. एक्चुअली आई टेल यू व्हाट, 2013 में नीट हुआ था फर्स्ट टाइम. Then after a Supreme Court judgment, it was revoked. And then AIPMT happened in 2014 and 15. So I actually gave the AIPMT, not the NEET. And 2016 में फिर उसको NEET कर दिया. नाइस. तभी मेरे को हमेशा ये लगता था कि हमारे टाइम में, मैं 2016 बैच का हूँ गाइस, सो मुझे ये लगता था कि हमारे टाइम पे नीट जो है वो आया है. सो बट वो एग्जिस्ट करता था. सो AIPMT में जो आपका रैंक था वो 70 रैंक था एंड यू गॉट मैमसी. तो कैसे पढ़ाई करते थे उस समय, और अभी के टाइम पे जो NCERTs है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है. सो आपका फोकस भी कुछ उस तरीके का ही था कि सिर्फ NCERT बेस्ड पढ़ाई करते थे. मतलब I'll give you a disclaimer. देखो 10 साल हो चुके हैं, so I will tell you what I remember. Yes. But the good thing is that even for the civil services UPSC, I still teach science and tech. So I still read those NCERTs even now because वो वहाँ पर भी relevant है. So एक तो I think at that time, I'll just talk about my AIPMT journey a little bit first. तो बहुत ही weird और interesting सी journey थी. तब जैसे अब NEET होता है for all the exams together, तब AIPMT था, so all exams were separate. So AIIMS was separate, JIPMER was separate, Indraprastha University का exam was separate and AIPMT was separate. तो मैंने obviously Manipal का exam was also separate. तो मैंने सारे exams दिए. I'll tell you my ranks also. So Manipal में my rank was 117. I think IP University में 116, AIIMS में 115 और
AIPMT में क्या हुआ that AIPMT was originally supposed to happen in May. So I gave my first AIPMT in May. और मेरे आई थिंक उस टाइम पे 595 मार्क्स आ रहे थे उस AIPMT में फर्स्ट में, एंड दैट वाज अ गुड स्कोर एट दैट टाइम. टुडे इट्स प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट स्कोर. वो 720 में से 720 में से ही सेम फॉर्मेट ही था, बट तब टफ था एग्जाम. लाइक इट वाज नॉट कि 720 आउट ऑफ 720 किसी के नहीं आया. आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट इन अ बिट. तब टफ था, तो अभी तुम्हारे पास मौका है भाई, कर लो एग्जाम क्लियर. टफ था इन द सेंस दैट नहीं, मैं देखो एक दो चीज़ें होती हैं. अभी कुछ न्यूज़ भी आई है इन लोगों के लिए कि जो एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन भी वो हटा दिया गया है. सो अभी उसके बारे में बात करेंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब टफ नहीं है. जस्ट लाइक आई एम जस्ट सेइंग कि तब टफ था इन द सेंस दैट जो मेरा फाइनली AIPMT हुआ, आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाई. उसमें टॉपर के भी 695 ही थे, एंड ही वाज इन माय कॉलेज ओनली. हिज नेम वाज विपुल, रैंक 1. सो ही वाज एट 695. सो नोबडी वाज गेटिंग 720. टफ कोई भी एग्जाम कंपटीशन से होता है, तो आज कंपटीशन ज़्यादा है, तो टफ आज ज़्यादा है. टफ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, मतलब उस टर्म्स में कह रहा हूँ मैं. तो फर्स्ट AIPMT हुआ, आई वाज गेटिंग 595. उस टाइम पे 570 में अगर आपके पास दिल्ली कोटा था, 570 मार्क्स के आसपास आपका मैमसी हो जाता था. सो आई वाज प्रीटी हैप्पी. बट देयर वर सम एलिगेशंस ऑफ पेपर लीक एक्सेट्रा एट दैट टाइम. सो AIPMT 2015 वाज कैंसल्ड, एंड दैट टाइम आई फेल्ट रियली बैड. मतलब क्योंकि मेरा पेपर अच्छा हुआ था, मेरे को मैमसी मिल रहा था. आई थॉट कि 595 में मुझे मैमसी मिल जाएगा. It was cancelled and held again. ये वही टाइम है जिस टाइम आपने ये डिसाइड किया था कि अब बाकी के पेपर्स पे थोड़ा सा आप सॉफ्टली जाओगे. मैंने सारे पेपर्स अच्छे से दिए हैं. सारे पेपर्स अच्छे से 115 रैंक है. आई वाज गेटिंग एम्स जोधपुर. तो ये था कि हाँ, आई विल मेक इट टू अ मेडिकल कॉलेज, एंड लाइक एम्स इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट, ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस. तो 115 रैंक थी उसमें. तो एम्स जोधपुर में मेरा एडमिशन हो गया था. लाइक आई हैव अ पिक्चर दैट आई कैन शो यू फ्रॉम एम्स जोधपुर. तो वो हो गया था, बट still I wanted to go to MAMC, of course, because obviously I wanted to go to AIIMS Delhi. वो नहीं हुआ, but I wanted to go to MAMC because obviously I live in Delhi, live in Gurgaon actually, so closer to my house also, and MAMC has a very good reputation too. तो उस टाइम पे फिर AIPMT दोबारा हुआ. They gave us a 1 month break, मतलब 1 month के cancellation announce हुई. We got a 1 month break to study again, and then AIPMT was held again. तो जो second AIPMT हुआ of 2015, उस AIPMT में my score was 644 out of 720, and at 644 I got 70 rank. तो मैं tough इस terms में कह रहा हूँ because I think now if somebody gets 644, rank is not even close to top 3-4,000. I think काफ़ी पीछे rank आएगी जितना मुझे पता है. Like बहुत ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा रैंक चली जाती है उसमें. So एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा. आपके टाइम पे 2 बार एग्ज़ाम हुआ. So ऑब्वियसली अभी 10 साल हो गए हैं, बट ये यादें तो कभी नहीं जाती. नहीं, ट्रॉमा नहीं भूलता इंसान. ट्रॉमा तो याद है मुझे. तो इस साल भी ऐसे कुछ आसार बन रहे थे, 2024 में ऐसे आसार बन रहे थे कि रीनीट की बहुत ज़्यादा मांग हो भी रही थी. बस ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लग ही रहा था कि हो जाएगा. वो तो लास्ट डे पे जजमेंट में जो है वो चीज़ें नहीं हुई. सो आप लोगों का माइंडसेट क्या था उस समय पे? क्योंकि एक टाइम के बाद जब सारे एग्जाम्स बंदा दे लेता है, बोर्ड्स दे लिए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे लिए, देन उसके बाद एक रिलैक्स हो जाता है थोड़ा सा कि माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए कुछ रिलैक्सिंग टेक्निक्स जो होती हैं हमारी. आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स एंड चिल है. उस टाइम पे कुछ और चीज़ें हुआ करती थी, तो वो हम लोग करते थे. उस टाइम पे कुछ और चीज़ें नहीं होती थी एक्चुअली. ऑनेस्टली जब ये न्यूज़ आई है जिस दिन, आई रिमेंबर इट वाज प्रोबेबली June 5th और June 6th. एम्स का पेपर हो चुका था. एम्स का पेपर हैपेंड ऑन June 1st. उसके बाद एम्स वाज द लास्ट पेपर, सो आई वाज प्रीटी रिलैक्स्ड आफ्टर दैट कि यार ठीक है, अब रिजल्ट आएगा, अब देखेंगे. आगे किताबें साइड में रखी भाई, थोड़ी देर बैठने दो मुझे. आई वाज एक्चुअली ऑन अ डेट the moment I got this news. तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी खराब डेट गई वो. because I had to rush home and I was like, bro, ये क्या हो गया? मतलब my entire life came like shattering down. Although again, like AIIMS was done, Manipal was done, so I had this feeling. IP University was done, so I had this feeling that yes, I'll go to some good place. But of course, that MAMC thing was in my head कि मेरा तो MAMC हो रहा है. And then suddenly it was taken away from me, so that was not a good feeling. तो वहाँ से then, but I remember, so 25 जुलाई को फिर re-exam हुआ था, something like that. And it was I think 10th or 15th June when the date was announced. तो 15 जून को पता चला कि 25 जुलाई को पेपर है. So I said that for 1 week now, I will just relax, and last 1 month I will properly study. वो last 1 month was very tough. दोबारा वही books उठाना, it was very tough.
सो व्हाट आई डिड वाज आई अडॉप्टेड अ टेस्टिंग स्ट्रैटेजी कि यार अब दोबारा से तो मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, आई हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर 2 years, आई वाज इन आकाश इंस्टीट्यूट में काफ़ी पढ़ाई कर रखी थी, आई वाज लाइक यार अब दोबारा तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने टेस्टिंग कर लिया। आई यूज्ड टू गिव 2 papers डेली, लाइक एक एक्चुअल प्रीवियस ईयर पेपर और एक कोई कोचिंग का टेस्ट, सही 2 papers daily and analysis, that's all I was doing. तो मैं 1 महीने तक I kept giving 2 papers daily. So it became 60 papers in 30 days with their analysis. So about 8 to 10 hours of study, 3 घंटे का पेपर, 2-3 घंटे का analysis, 8 to 10 hours of study, around 10 hours of study for like the last month. And then it turned out at 644. उसमें भी मैं आपको 1-2 बातें बताता हूँ कि I should have gotten a much better score. On the exam day something bad happened that अगर मैं आपको अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं, अब शायद जो लोग देख रहे हैं उनको ये मार्क्स कम लगेंगे, बट उस टाइम के हिसाब से मार्क्स बहुत अच्छे हैं। सो इन बायोलॉजी आई हैड 348 out of 360, आई लेफ्ट 3 questions, 3 questions छोड़ के 87 अटेम्प्ट किए, सारे सही, सो 100% एक्यूरेसी। इन केमिस्ट्री आई हैड 165 out of 180, सो 3 questions wrong, 42 करेक्ट। सो अगेन इट वॉज गोइंग वेरी वेल, मतलब ये उस टाइम के हिसाब से इट वॉज गोइंग वेरी वेल। फिजिक्स में, विच वॉज एक्चुअली माई फेवरेट सब्जेक्ट, I have only 129 or 128 because on the day of the exam, I after 2 hours I got a migraine. मतलब मुझे याद है कि and I have this genetic tendency, मेरी मॉम को भी होते हैं migraines. तो I remember कि मैं वॉशरूम में जाके during the paper में वैसे ही टाइम कम होता है, मैं अपना मुंह धो रहा हूँ and like I have a headache और मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने फिजिक्स उल्टा सॉल्व करना शुरू किया and in the 1 to 10 जो questions थे वो मेरे last 10 questions थे। लास्ट 10 क्वेश्चंस में 5 गलतियाँ हैं बिकॉज माई माइंड वॉज कम्प्लीटली ऑफ, ऑल्दो अगेन नो डिफरेंस इन आउटकम, बिकॉज जैसे मैं आपको बता रहा था अगर मैं रैंक 1 भी हो जाता तो वो भी मैमसी में था, है ना, और मैं भी मैमसी में था, तो कोई आउटकम में डिफरेंस नहीं है। बट या ऑन द डे ऑफ द एग्जाम प्रॉब्ली डिड नॉट परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई पोटेंशियल, स्पेशली इन फिजिक्स। तो अब इस पे मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि उस समय तो आप भी 15 या 16 साल के रहे होंगे, ज़्यादा नहीं, 15, 16 या 17, 18 साल के रहे होंगे, वही एज ब्रैकेट है कि मतलब जो अभी के नीट यूजी एस्पिरेंट्स का है। When I was giving the paper I was 18. हाँ, you were 18. तो उस समय जब एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें हो गई, आपका एग्ज़ाम एकदम अच्छा जा रहा था, सारी चीज़ें एकदम अच्छी जा रही थी, ऑलमोस्ट आपने एग्ज़ाम को कर लिया था, देन उसके बाद आपको एक ऐसी चीज़ हुई कि यार सर में दर्द हो रहा है, मतलब बहुत सारी स्ट्रेस आ जाता है उस समय पे, तो उस समय आप अपने आप को संभाला कैसे एंड देन आगे का पेपर फिनिश कैसे किया? सो एग्जाम हॉल में थोड़ी पता चलता है आपको कि आप गलतियां कर रहे हो, आपको तो लगता है सब सही कर रहे हो ये बात ये तो वापस आके पता चलता है। तो ये बात मुझे पता चली व्हेन आई चेक्ड द पेपर रात को, जैसे आंसर कीज आ जाती हैं, यू नो वेरियस कोचिंग्स विल पुट आउट देयर आंसर कीज, पेपर बेस्ड टेस्ट होता था तब, अभी भी आई थिंक पेपर बेस्ड ही है अभी, तो पेपर हाथ में होता था, यू मार्क द आंसर्स, आपको शाम को आंसर की मिल जाती है। तो आई फाउंड दिस आउट व्हेन आई वाज चेकिंग, बट यस इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फोकस फॉर मी इन द लास्ट 1 hour, वो नहीं हुआ। तो इवन टुडे व्हेन आई एम टीचिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स एंड आई विल से दिस टू एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट आल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 hours if we have to focus, so our study time should also involve 3 hours of focus and account for the fact that that day will not be the ideal day. Normal day, मान लो मैं आज पढ़ाई कर रहा हूँ, it's not going to put any pressure on me. मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं कर सकता हूँ, मतलब नहीं भी करूँगा तो not a big deal, right? कल का दिन है, at least that's how we think. उस दिन there is no कल का दिन, उस दिन it's like a life altering event. तो अगर मुझे वहाँ 3 घंटे focus maintain करना है, तो on a normal average day I should be able to maintain focus for 4.5 hours, तभी वहाँ 3 घंटे में ideal output आएगी. So even to my students now who are giving the civil services exam, I tell them that वहाँ 3 घंटे का मेंस का पेपर होता है या 2 घंटे का प्रीलिम्स का पेपर होता है, तो प्रीलिम्स से पहले I tell them that keep your study slots for 3 hours, ताकि वहाँ आप 2 घंटे का फोकस मेंटेन कर सको. तो वो I think it's a very important thing that I did not do at that time, but I realized later that I should have done probably. नाइस. सो एग्ज़ाम हुआ और देन उसके बाद चीज़ें थोड़ी सॉल्व हुई एंड देन यू वेंट टू मैमसी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज. तो आपने हमें ये बताया था कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने एक मतलब अपने लिए एक अचीवमेंट हासिल करी थी, जो था कि एक आपने डिबेट में पार्टिसिपेट किया था सो कॉलेज में जाते ही. तो उसकी स्टोरी एक बार बताइए, क्या था उसमें कि एम्स में जाके मौलाना आज़ाद का लड़का जाके मेडल लेके आ गया, मतलब एकदम.
So that was very interesting. So अभी मैं college गया ही था. I हाँ. think our college started on 1st September in 2015. So I did not know कि college में क्या environment होता है. You are used to the school environment. हाँ. So I was used to the school environment. But I was always into debating, and thanks to my mom and like my school for that. Like, उन्होंने बहुत help कौन से करी. स्कूल में थे आप? I was in Amity International. Amity In International. Gurgaon. Yeah. So and then later in Delhi. तो you know they really helped develop that skill और मुझे पसंद भी बहुत था. मेरी मॉम ने बहुत ज़्यादा हेल्प भी करी है मेरी. Like she stayed up with me. उन्होंने भी डिबेट्स याद करी हैं, मुझे याद कराई हैं. तो आई यूज्ड टू लव दैट स्किल. तो पता चला कि पल्स हो रहा है, विच इज़ दी फेस्ट ऑफ एम्स दिल्ली. 15 सितंबर से ही स्टार्ट हो रहा था. सो इंग्लिश डिबेट की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी थी बिफोर आई हैड कम टू कॉलेज. तो वो तो ऑप्शन ही नहीं था. बट वहाँ पर एक एक्सटेम्पोर इवेंट हो रहा था, राइट, एंड आई वॉन्टेड टू गो कि एटलीस्ट जाके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स. तो मैं उस एक्सटेम्पोर इवेंट के लिए जाना चाहता था, बट आई डिड नॉट नो के प्रोसीजर क्या है. वो 2 बजे था दिन में. एट दैट टाइम एमसी में क्लासेस चल रही हैं. तो आई रिमेंबर आई वेंट टू माई HOD ऑफ एनाटमी विच इज़ अ फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट, एंड आई आस्क्ड हर कि मैम मैं जा सकता हूँ क्या प्लीज़, मेरी एक डिबेट है. एंड ही इज़ लाइक यूर इन कॉलेज, जाना है जाओ, यू विल जस्ट नॉट गेट अटेंडेंस. मैंने कहा ठीक है, ओके. क्या अटेंडेंस का क्या है. ऑल तो बाद में बड़ी मुश्किल से अटेंडेंस पूरी हुई मेरी. एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करनी पड़ी मुझे अटेंडेंस पूरी करने के लिए. बट उस टाइम पता था कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है. तो आई वेंट. तो चलते हैं. तो इट वाज एन एक्सटेम्पोर एंड लाइक kudos to the Pulse team that it was a very innovative sort of extempore. ऐसे generally extempore events में क्या होता है that you're given a topic on politics or social life whatever. वहाँ पर ऐसा नहीं था. So the topic I got was like format वही है, आपको topic मिलेगा, 3 मिनट सोचो फिर 3 मिनट बोलो. तो the topic I got was, और वहाँ पे बहुत ऐसे unique topics थे. So the topic I got was a rule of grammar double negatives is a strict no-no. So grammar double negatives is ain't nobody got time for that. So like that's too negative. I don't not want to do this. मतलब 2 double negatives हैं. This is a strict no-no. ये topic है, इस पे 3 मिनट सोचो और 3 मिनट बोलो. और सारे topics ऐसे थे, सिर्फ मेरा topic ऐसा नहीं था. So when Peter Pan throws punches, they never land because Peter Pan is from Neverland. ये topic है, 3 मिनट सोचो और बोलो. So that was very difficult to do. But what I did was I just gave my entire speech in double negatives. My name isn't not Shivan. I wasn't not born in Hisar. I am not living not in Gurgaon, something like that. I did that for 3 minutes and I won that extempore because सबके लिए topic tough था. I just struck my mind and I did it. So that was like a big achievement. Also my foray into then establishing the debating society at MAMC, being the president of that debating society, establishing an MUN society at MAMC. So but that was a big moment and first year में वो करना was like a very big achievement for me. First year भी नहीं, वो पहले 15 दिन में करना. हाँ, like that was a big thing. Probably one of my favorite memories from college, 100%. Nice. तो कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा होता है फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट जो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्ट है और जानना है उसे सारी चीज़ों के बारे में मेडिकल फील्ड में, उसके लिए कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा होता है एक मेडिकल कॉलेज का? So आपके बारे में हम अभी बाद में आएंगे. पहले मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में जानते हैं. नहीं आई जस्ट से कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सबको रियलाइज करना. नाउ दिस इज नॉट अ गुड और बैड थिंग. दिस इज जस्ट माय ओपिनियन दैट biology and medicine are very different. Okay. I love biology still. I did not enjoy medicine that much, but वो सबकी personal preferences होती हैं. But yeah, like biology and medicine are very different. Biology में especially जो 11th 12th की biology है, उसमें the closest thing we read to medicine is that 12th biology class की biology में एक unit on human physiology, जिसमें हम सारे systems, digestive system, reproductive system वगैरह पढ़ते हैं. That's about it. उतने ही मेडिकल हमें पढ़ाया जाता है. बाकी सब इस बॉटनी में तो कोई रिलेशन ही नहीं है. इवन एनिमल्स में कोई रिलेशन नहीं है. आई रिमेंबर जितना मुझे याद आ रहा है एनसीईआरटी में अर्थवॉर्म, कॉकरोच, फ्रॉग, यू नो यू हैव टू रीड ऑल दोस थिंग्स. फ्रॉग एंड कॉकरोच नीट वालों. हाँ याद तो आ रहा है मुझे ऐसा होता था. एंड देन यू हैव टू रीड, आई रिमेंबर यू नो यू हैव टू रीड मेंडल्स लॉज ऑफ जेनेटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर इज नो रिलेशनशिप विद दैट. एंड आप कॉर्डेट्स पढ़ रहे हो, प्राइमेट्स पढ़ रहे हो, देयर इज नो रिलेशनशिप विद दैट इन मेडिसिन. मेडिसिन में वो ह्यूमन फिजियोलॉजी होगा. सो इन द फर्स्ट ईयर वी हैव 3 सब्जेक्ट्स. One is anatomy. Anatomy is basically the structure of the body. Where are bones, where are muscles, how are muscles attached, etc. One is physiology, which is how the body runs.
So what enzymes are used, etc., etc. How does the digestive system work? How does the nervous system work? And the third is biochemistry, which is again at the cellular level, कि cells पे कौन-कौन से biochemicals add कर रहे हैं, etc., etc. So it is very different from the biology we have read so far. It is interesting, and मतलब मेडिकल कॉलेज में आपको पढ़ा ही देंगे, अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे तो भी आपको पढ़ा देंगे. It's intense, but it's fun. मतलब you get to see a cadaver for the first time, and it's also very important to be respectful to them because they have donated their bodies to science. तो आप dissection करते हो for the first time. You are in that dissection hall in anatomy. You do experiments in physiology and you find out how your brain works and how everything works. You do experiments in biochemistry that actually are still relevant. जैसे आपको blood group निकालना सिखाया जाता है physiology में. Like that's what I remember, that you prick your own finger, you take out your blood and there are 3 reagents and they tell you अब ऐसे यहाँ से अपना blood group निकालो. So those things are very interesting, especially if you enjoy medicine. तो वो interesting काफ़ी है in the first year. Yeah. Nice. मतलब आपने जो वो वाला बताया कि ब्लड ग्रुप पता करने वाला, मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि लॉन्डो को अगर हमने ये चीज़ बता दी कि प्रिक करना है और वहाँ से ब्लड ग्रुप पता लगेगा, जस्ट आस्किंग कि कितना खून बहा था उस दिन. नहीं कुछ नहीं है, मतलब you just have to prick. उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं that when you prick you have to ignore the first drop of blood. Okay. Because it sort of gets contaminated. Okay. Then you have to squeeze out the second drop. अब उसका आई थिंक जो प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का, वो हम पढ़ते हैं आई थिंक इन जितना मुझे याद है वो हम पढ़ते हैं 11th-12th. बट उसके बाद सामने रिएजेंट्स पढ़े और वहाँ से निकालना कि ब्लड ग्रुप क्या है, वो चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं. आई डिड नॉट फाइंड इट पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग बिकॉज शायद मुझे मेडिसिन में उतना मज़ा नहीं आता था, बट जिसको आ रहा है इट्स फेयरली इंटरेस्टिंग इन द फर्स्ट ईयर, बट इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्टडिंग. वहाँ पर आई लर्न वन मोर लेसन इन लाइफ दैट आई थिंक आई स्टिल फॉलो. Slightly not the very politically correct thing to say, but that's what I felt. 2 तरह की books होती हैं वहाँ पर. One is a book written by a foreign author. One is a book written by an Indian author. This is not universally true. It's just an average assessment. I felt that the foreign university books, जैसे anatomy की book है, एक B.D. चौरसिया सर की book है जो हम पढ़ते हैं, which is an Indian author, और एक Grey's Anatomy है. That's the actual name of the book. It's not famous because of the series. It's not Dr. Meredith Grey. So वो जो Grey's Anatomy की book है, I felt it was much more conceptually written. तो मुझे ये समझ आया, जैसे बायोकेमिस्ट्री में भी 2 बुक्स हैं, इंडियन ऑथर का मुझे नाम याद नहीं है, आई रेड द फॉरेन ऑथर बुक दैट वाज हार्पर. तो जो भी फॉरेन ऑथर की बुक्स होती हैं, आई फेल्ट दे आर मच मोर कंसेप्चुअल. तो अगर आप वहाँ से रीडिंग स्टार्ट करो, अल्टीमेटली इंडियन ऑथर की बुक्स में फैक्ट्स की कंपाइलेशन और इन्फॉर्मेशन बहुत बेटर होती है, बट द conceptual clarity usually is better in those books. Again, I'm not blaming any Indian author or anything. ये बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. This might not be true also. बट मुझे लगा कि अगर मैं वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता, maybe I would have felt a lot more conceptually inclined. तो जैसे अब मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ for the exam, for the civil services exam. Economy is not my background, तो I had to read a lot. So I started with the books of Oxford and Cambridge first. तो ये चीज़ मैंने वहाँ से आई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर. तो अब आते हैं थोड़ा सा कि मैमसी में आपका जो है, आपने हमें ये बताया था कि मेडिसिन में आपका उस टाइम तक इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा रहा नहीं था, आप बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे थे. सो उस टाइम पे मेडिसिन का आपका जो कोर्स था वो कैसा चल रहा था, एंड देन बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कैसे करी आपने ड्यूरिंग दैट MBBS टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक, अभी आपने भी बताया एंड बाकी स्टूडेंट्स भी बताया, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है एक टाइम पे कि आप उसके अलावा कुछ और सोच भी नहीं पाते हैं. यार एक्चुअली फर्स्ट ईयर तो बस पता नहीं कैसे निकल गया मतलब क्योंकि PMT 2 बार हुआ था. तो हमारा फर्स्ट ईयर थोड़ा सा स्टार्ट भी थोड़ा सा लेट हुआ था बिकॉज देयर वाज दिस डिले. तो फर्स्ट ईयर तो मुझे भी नहीं पता कैसे निकला, कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, कुछ नहीं, बस किसी तरह एग्जाम्स में पास हो रहे हैं, नए नए फ्रेंड्स मिले हैं, न्यूली स्टेइंग इन द हॉस्टल आउटसाइड ऑफ होम, मेनी न्यू एक्सपीरियंसेस आर हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो वो तो नहीं पता. सेकेंड ईयर से यू स्टार्ट गोइंग टू पोस्टिंग्स, you start going to the hospital actually. So that's when you actually wear the white coat in the hospital, you get that feeling for the first time. Now that was the actual transition, second third year, when you start going, आपको ज़्यादा समझ नहीं आता because आप अभी first year में ही हो, आप second year में just आए हो, but it's a new experience. आप patients दिखते हैं आपको, you see seniors handling those patients. That is what did not interest me a lot. मुझे फिर भी subjects बहुत conceptually और अच्छे लग रहे थे. That part did not interest me a lot,
बट मेरे जितने बैचमेट्स थे दे वर वेरी फैसिनेटेड विद दैट, और वो एक्चुअल फन काम है. मतलब किताब पढ़ना आफ्टर अ पॉइंट, इफ यू आर अ नर्ड लाइक मी, मे बी आपको किताब पढ़ना पसंद हो, बट आफ्टर अ पॉइंट किताब पढ़ना इज जस्ट दैट, राइट. वो एक एक्चुअल फन काम है. वहाँ पर आप, योर जॉब अल्टीमेटली एज अ मेडिकल स्टूडेंट इन अ हॉस्पिटल इज टू गो टू अ पेशेंट, टेक हिज हिस्ट्री कि उनकी क्या क्या कंप्लेंट्स हैं वगैरह, एग्जामिन देम एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट डिजीज दे हैव. सो इट्स अ कॉन्स्टेंट डायग्नोसिस गेम. और अगर आपकी नॉलेज अच्छी है और आपने अच्छे से पढ़ा है तो इट्स अ लॉट ऑफ फन फॉर यू. मतलब आप कॉन्स्टेंटली आप, इट्स लाइक अ पजल, राइट. यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ पजल एवरी सिंगल टाइम. तो वो फन बहुत है. यू नो, यू समवन माइट नॉट एंजॉय दैट. जैसे मुझे हिस्ट्री और पॉलिटी और इन सब में उस टाइम पे ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था, बिकॉज आई वॉज डूइंग मोर ऑफ डिबेट्स एंड एवरीथिंग. तो मुझे अपने फ्रेंड से बहुत हेल्प मांगनी पड़ती थी पास होने के लिए. बट दोज हु वर एंजॉइंग, दे वर एंजॉइंग इट अ लॉट. इट्स लाइक अ पजल एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग. अगर आपको मज़ा आ रहा है, आई नो, रिमेंबर सम ऑफ माई बैचमेट्स हु वर वेरी क्लोज, तो उनको एक्चुअली बहुत मज़ा आता था. और वो उस टाइम पे they were reading the books properly, they were, you know, putting everything together, they were working hard. And उससे क्या हुआ that even when they went for their NEET PG, those are the ones who did very well there. मतलब मेरा जो roommate था MAMC में, in his first attempt in NEET PG he got a rank of 110. Nice. NEET UG तो of course he did well because he came to MAMC. उसके बाद NEET PG में भी, but he always had a passion for learning. तो वो एक बहुत सही चीज़ लगी मुझे. I did not have that. मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था हॉस्पिटल में. तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिबेटिंग एंड यू नो न्यू थिंग्स. मैंने सेकेंड ईयर में अपनी मॉडल यूनाइटेड नेशंस की सोसाइटी बनाई. DU के कॉलेजेस में बहुत कॉमन है ये चीज़, बट डिड नॉट हैपन इन MAMC टिल देन. तो आई वॉज डूइंग ऑल ऑफ दैट. नाइस. तो किस तरीके का सपोर्ट और किस तरीके का सपोर्ट भी नहीं कहूँगा मैं, कि किस तरीके से आपके फैकल्टीज़ उस चीज़ को लेते थे जब आप जो है मतलब परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन से अलग चीज़ें जब करते थे? शायद आप, you know, everyone who's watching this, you might not like what I'm going to say, but I'm going to say the truth. Sure. So the fact is that also my MAMC seniors might not like what I'm going to say, but again I'm going to say the truth. I think they could have supported more. I think it was very mono-directional कि आपको PG करनी है, हाँ, या आपको अच्छे से पढ़ना है कॉलेज में. That's what matters. I remember I will not name anybody. I remember the girl who was the topper of our batch. She was consistently the topper, like all 4 years. She's the one who got the most marks in our batch. She got a lot of recognition, and the faculty was very, and होना भी चाहिए. She deserved it, no doubt. But जो लोग extra curriculars में काम कर रहे थे, I was one of them. There were many other people like that. I thought faculty should have recognized that more. वो चीज़ नहीं थी. जैसे जब मैंने MUN सोसाइटी स्टार्ट करी, I had a couple of friends with me who were also very enthusiastic about this. Harsh and Sonali, they were also working very hard. But we had to ask for a lot of permissions. बहुत मुश्किल से वो परमिशन मिलती थी. एक बार मुझे याद है हम आर्टिकल 370 पे डिबेट कराना चाहते थे. So one of our faculty members straight up said no, कि ये तो controversial topic है. मैंने कहा controversial क्या है इसमें, ये तो it's our country, we have to learn about it. अगर अभी लोगों के माइंड में कोई मिसकंसेप्शंस हैं, जब वो डिबेट के लिए पढ़ेंगे दे विल लर्न मोर, तो उन्हें शायद ज़्यादा ही समझ आएगा. बट वहाँ पर उनका एटीट्यूड ज़्यादा सपोर्टिव नहीं था. दे वर मोर हैप्पी कि कोई मेडिकल क्विज हो रही है तो फैकल्टी बहुत सपोर्ट करेगी. बट अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अल्टीमेटली वो सब हुआ, बट यू कैन फील दैट रेजिस्टेंस समटाइम्स कि वो उतने, यू नो, दे आर नॉट दैट विलिंग, दे आर नॉट दैट हैप्पी कि हम ये सब कर रहे हैं. एंड सेकेंड ईयर तक तो ये कहानी है. थर्ड ईयर से सब लोग PG की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. सो इवन द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड. तो मैं अकेला खड़ा होता था वहाँ डिबेट का झंडा उठा के. सम अदर पीपल हु आर माय बैचमेट्स हु वर वेरी गुड एट दिस, बट बाकी लोग को ये है कि बस PG मिल जाए, सैटरडे संडे पूरे टाइम क्लास पे जाना है, PG निकालनी है. और थर्ड फोर्थ ईयर गोज लाइक दैट. Looking back now from my experiences in the civil service, from my experience in Labasna, I think this is not good. मतलब दैट इज़ द टाइम, वो एक बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है कॉलेज. जब आप कॉलेज से बाहर आ जाते हो, द एनवायरनमेंट इज़ नो लॉन्गर दैट प्रोटेक्टेड. उसके बाद यू कैन नॉट मेस अप इन अ डिबेट, उसके बाद यू कैन नॉट स्पीक वेल ऑन अ स्टेज, है ना. बट कॉलेज में आप ये कर सकते हो. इट्स अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट. सो टू थिंग्स. सो आई थिंक वन इज़ दैट स्कूल्स डू नॉट ब्रिंग दैट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, तो वो कॉलेज पे शिफ्ट हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई थिंक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम इज़ ऑल्सो समथिंग द कॉलेज हैज़ टू डू.
But at that time, I felt that was something that was missing. But अब MAMC has made a lot of improvements in it as far as I know. जो मैंने अब अपने juniors से सुना है that they're trying to, they started a attitude and communication module, etc. But again, it's very tunnel vision, medicine oriented driven. मतलब अगर आप MBBS कॉलेज में घुस गए तो it is 99.9% आप देखोगे कि वो लोग मेडिसिन में ही हैं. बट ऐसा इंजीनियरिंग में तो नहीं है. इंजीनियरिंग इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, जस्ट एज टफ, जस्ट एज टेक्निकल. बट वहाँ पर लोग दे आर डाइवर्जिंग. somebody is writing books, somebody is doing stand-up comedy, somebody has their own startup. Many people go to the civil services. In IIT Delhi से मेरे लबासना का बता रहा हूँ आपको, where all the civil services aspirants who get selected they go. मेरा जो ग्रुप था 8 लोगों का था, उस 8 लोग में से 4 लोग IIT दिल्ली से थे. So IIT में वो कल्चर बहुत है. That's what I felt at least from my bias maybe. But मेरे बैच में सिर्फ 2 लोगों ने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी out of 250. And almost everyone else was either preparing for USMLE or preparing for NEET PG. तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा टनल विजन है which needs to be solved. कि मैं घुस गया हूँ, अब मैं इस टनल में हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है. बाहर की दुनिया तो है ही नहीं, और बाहर की दुनिया में कुछ there's nothing great out there. और ये बच्चे की गलती नहीं है. How will a student know? This is the job of the faculty to inform or at least facilitate. That's where I think it was not good. It could have been improved. I'm very thankful that I had a couple of seniors who helped me. So there was a senior who was in the civil service. His name was Anand Sharma sir. He's still in the civil service. He's an IAS in Haryana. उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी. So he helped me learn a lot. मतलब मैं उनसे somehow I got interacted with him and उन्होंने बहुत हेल्प करी. उन्होंने मुझे समझाया एग्ज़ाम क्या होता है, बताया एग्ज़ाम के बारे में, बैठ के पढ़ाया भी है. Very very helpful. And that is how I could transition. उनके बिना शायद मैं कभी ये डिसीजन नहीं लेता कि मुझे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है. बट दिस इज़ नॉट अ सीनियर्स जॉब. उन्होंने कर दिया. आई एम अगेन वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम. बट ये फैकल्टी का काम है विच दे आर नॉट डूइंग, और दे शुड डू मोर रादर. ओके, सो मैं एक थोड़ा सा आई थिंक एक लेवल आगे जाना चाहूँगा. मुझे पता नहीं है कितना सही है इस पॉडकास्ट के लिए ये चीज़ पूछना, बट few days back we had Dr. Utsav on our podcast, and he's also not from a conventional medical background. He did his MBBS and then he went for MBA. Okay. So ये चीज़ हमेशा डिस्कस करी जाती है कि आपको क्लैरिटी थी कि आप डाइवर्ज करना चाहते हो अपनी फील्ड से, ठीक है, मेडिकल फील्ड से डाइवर्ज करना चाहते हो. बट एक बच्चा जिसको मेडिकल फील्ड से अभी वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, यार मुझे डाइवर्ज करना है कि नहीं करना. मैंने इतनी मेहनत करी थी नीट में या AIPMT में, इतनी मेहनत करने के बाद फिर मेरे को ये कॉलेज मिला है, अब मुझे 5 साल यहाँ पर निकालने हैं, अब मेरे को एक डॉक्टर बनना है, मुझे मतलब वही कि माँ बाप को प्राउड करना है, ये सारी चीज़ों का बर्डन लेके अपने ऊपर बंदा चल रहा होता है. सो वो सोच भी नहीं पाता कि मुझे उससे कुछ डिफरेंट करना है. तो आपके हिसाब से एक स्टूडेंट को क्या एनालिसिस करना चाहिए ड्यूरिंग देयर MBBS कि अभी के तौर पे उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा कि वो आगे अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ से देख पाएँ कि कहाँ तक वो जा सकते हैं? See, this is what I'm saying. मुझे भी नहीं थी clarity. I did not know in the first year that I wanted. I did not even know civil services होता क्या है when I entered MAMC. ये clarity होना is rare and I am not the one. और मुझे होती तो मैं सिविल सर्विसेज नहीं छोड़ता ना. मैंने तो सिविल सर्विसेज भी छोड़ दिया. इस पर बात करेंगे. Because I thought that teaching was better for me. कि मेरे को तो नहीं थी clarity. Maybe now I think I'm doing what I was born to do. ये clarity लाना, यही तो कॉलेज का काम है ना. This divergence of ideas. What is ultimately a college? How is it different from a school? It's different from a school because you meet people from a lot of different backgrounds. अगर आपका स्कूल गुड़गांव में है, for example, you will meet people from गुड़गांव of a particular gentry who go to that school. मतलब कोई बहुत वेरिएशन नहीं होगा. बट जब आप स्कूल के सारे बच्चों में, they are almost from the same place, they are living in the same environment. है ना, थोड़े बहुत हो सकता है इधर उधर के लोग हों. But when you go to a college, let's say MAMC, not everyone is from Delhi. I am not from Delhi. है ना, तो साउथ के भी लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी लोग हैं, सेंट्रल इंडिया के भी लोग हैं. Lot of ideas are supposed to come together, and वहाँ पर you are supposed to learn this. ये क्लैरिटी वहीं जाकर आएगी. That you can do something different. ये facilitate करना कि ये काम हो पाए, this clarity can come, ताकि you actually learn about the world. This learning about the world is supposed to happen in college. That is what is not happening. I don't think it's a student's responsibility whatsoever.
मुझे नहीं लगता ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज उनको पता ही नहीं है. इट्स सो डिफिकल्ट टू डू. मैंने क्यों लिया डिसीजन सिविल सर्विसेज का? बिकॉज आई मेट अ सिविल सर्वेंट or somebody who was potentially preparing for civil services. I think उस टाइम पे आनंद सर सिलेक्ट हो चुके थे इन द रेवेन्यू सर्विस. वो दोबारा से पेपर दे रहे थे IAS बनने के लिए. इवेंचुअली ही बिकेम IAS. तो टेक्निकली आई हैड मेट अ सिलेक्टेड पर्सन हु वाज हेल्पिंग मी, है ना. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. दैट इज़ व्हाई आई टुक दैट डिसीजन. मैं किसी MBA से मिला ही नहीं इन माई एंटायर 5 years. अगर मैं मिल लेता तो शायद मैं वो डिसीजन लेता. मैं एक MBA से मिला ड्यूरिंग माई UPSC अटेम्प्ट्स. who was working with my dad in his hospital. वो वहाँ का he used to look after the business and everything. मुझे लगा यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. Then I thought कि अगर मेरा UPSC नहीं हुआ, MBA would be my backup. But वो क्यों आया मेरे पास? Because I met somebody. These things will only happen when you meet someone. And अगर आपका कॉलेज ये नहीं कर रहा है, then it is the student's responsibility merely to meet more people. उस खुद का एनालिसिस करके आप ये फिगर आउट कर ही नहीं सकते, because there is incomplete information. आपको पता ही नहीं वहाँ होता क्या है. एंड वॉट एवर यू रीड इज ऑलवेज सुपरफिशियल कंपेयर्ड टू व्हाट समवन विल टेल यू इन प्राइवेट, है ना. अब मैं आज पढ़ूँ सिविल सर्विसेज के बारे में या मैं आपको प्राइवेटली बताऊँ, आई मीन ऑफ कैमरा बताऊँ, तो उसमें बहुत डिफरेंसेस होंगे, बहुत ज़्यादा. तो वो है चीज़ दैट यू नीड टू फाइंड. एंड आई थिंक दैट्स गुड नाउ इन दी, मेरे टाइम पे पॉडकास्ट वर नॉट अ थिंग ऑन यूट्यूब, राइट, बट नाउ इट्स देयर. So at least now you can learn this information dissemination. YouTube was just gaining traction at that time. मतलब नया लोगों ने, I think like most popular YouTubers in India, you'll see they started in 2012. I think 2015 में तो उतना boom नहीं था. 2016 में when Jio came, it was like So when the market for internet expands, then the supply and demand of internet videos also expand. तो the fact is कि तब just आया था. तो इतनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं थी. आई थिंक नाउ इन पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज बीइंग डिसेमिनेटेड. तो ये मैं कहूँगा स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कीप लर्निंग अबाउट स्टफ. अगर आप MBBS के में आ गए हो, गुड, यू माइट थिंक दैट मेडिसिन इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, एंड बहुत लोगों के लिए इट इज़ द बेस्ट थिंग. बोथ माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, तो आई कैन नॉट से नेगेटिव थिंग्स अबाउट दिस प्रोफेशन, बट द फैक्ट इज दैट एटलीस्ट यू शुड नो एवरीथिंग. वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना आपका काम है. Like don't put yourself कि अब मैं MBBS में आ गया हूँ, अब मुझे यहीं रहना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है. जान लो, क्या पता कुछ और अच्छा हो. अगर नहीं है तो ठीक है, do your MBBS, but at least know about the world. That is the only responsibility I think. And I think जब आपको करियर चूज करना होता है, a gut feeling comes. आपको अंदर से समझ आ जाता है कि हाँ यार ये मेरे लिए है. That gut feeling can be wrong also, but at least when you act on a gut feeling, you don't feel regret. सही. इस बारे में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नीट UG जब आया ही था तब शिविन ने कैसे तैयारी करी, डॉक्टर शिविन कैसे बने, वो भी हम लोगों ने देख लिया. ठीक है, अब मैं जानना चाहूँगा, और कॉलेजेस के बारे में भी हम लोगों ने बात करी. अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इट विल बी क्रिमिनली लाइक बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो जाएगी मेरे लिए अगर मैं ये वाली चीज़ नहीं डिस्कस करता हूँ, दैट द UPSC जर्नी आफ्टर ही क्लियर द MBBS एग्ज़ाम. सो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बवाल वाली चीज़ें कुछ चल रही थी, एंड दैट वाज नॉट इन जस्ट योर लाइफ बट वो पूरे वर्ल्ड के लिए. तो 2019 के आसपास आपका MBBS शायद कंप्लीट हुआ था. 2020 वाज माय इंटर्नशिप ईयर. तो कोविड टाइम पे कैसे डिसाइड किया कि अब आप ट्रांजिशन करोगे इन द सिविल सर्विसेज, एंड हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर दैट? तो डिसाइड तो मैंने 2018 के एंड में कर लिया था. ठीक है. While I was in third year, I had decided and started studying also properly. 2019 में भी मैंने पढ़ा फाइनल ईयर के साथ. Last 6 months नहीं पढ़ा बिल्कुल, because final year is tough to crack. मैं फेल हो जाता, मतलब I just did not want to fail. तो 2019 के last 6 months मैंने नहीं पढ़ा. 2020 was probably the most difficult year of my life. मतलब इंटर्नशिप थी, इंटर्नशिप में MMC की टफ है. Jan-Feb मार्च तक इंटर्नशिप बढ़िया चली. मार्च में कोविड स्टार्ट हो गया. तो 24th March 2020 was I think when the first COVID patient came or something around that. मैं dates ऊपर नीचे कर रहा हूँगा. And Loknayak Hospital, where MAMC's graduates go for internship, that was converted into a COVID only hospital. तो अब COVID only hospital है वो. तो सिर्फ COVID patients आ रहे हैं. And it was not a very good atmosphere at that time. मतलब मैं घर नहीं गया बहुत टाइम.
because my parents were also doctors and I did not want to transmit that risk to them. Although kudos to MAMC, they protected their interns like anything. हमें ward में जाने को ज़्यादा नहीं बोला until it was like absolutely necessary. I think बहुत कम बोला, बहुत प्रोटेक्ट किया कि आप क्लरिकल काम कर लो, आप आ जाओ हॉस्पिटल में. मतलब जो एक वार्ड है विच इज़ सील्ड, उसके बाहर भी बहुत काम होता है. काम लाइक आपको फॉर्म्स भरने हैं, पेशेंट्स के सैम्पल्स लेने हैं, टेस्ट करने हैं, आप वो सब कर लो. डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द पेशेंट में इंटर्न्स को बहुत प्रोटेक्ट किया गया बिकॉज वी वर न्यू एंड वी डिडंट नो अ लॉट ऑफ स्टफ. तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी फॉर अस दैट दे प्रोटेक्टेड अस अ लॉट. बट फिर भी इन दैट एटमॉस्फेयर आप हो तो रेड जोन में ही, पूरे टाइम मास्क डाल के बैठे हो. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लिव लाइक दैट एंड आई ऑल्सो हैड टू स्टडी एट दैट टाइम. तो मैं जाता था घर और फिर मैं पढ़ता था. मतलब बहुत ही, I mean, it was depressing to a point where like some other personal things also happened at that time, which I will not like to talk about. But it was depressing to a point that in 2021 I had to go for therapy. Like I didn't take any medication, but like I've gone to a psychologist and taken therapy for that. And I talk about it openly. It's not something that I haven't admitted. मेरा एक और चैनल भी है यूट्यूब पे called Mental Health and UPSC because I think it's very important. So I've talked about that and but वो काफ़ी ख़राब टाइम था. मतलब उस टाइम मैंने डिसाइड नहीं किया, बट आई थिंक वो ईयर तो मुझे नहीं पता मैंने कैसे निकाला. 2020 से 2021 वाला. Exactly the year of 2020, March 2020 to January 2021. This was the remaining part of my internship. बहुत ही ख़राब था. You are seeing deaths around you happening and like you are a doctor, so even the even the friends that you have जिनके parents या जिनके कोई relatives जिनको ज़रूरत है, they are also calling you. आप देख रहे हो अच्छा सबके टेस्टिंग हो रही है, वो दैट एटमॉस्फेयर ऑफ, आई रिमेंबर एवरीवन हैज़ अ स्कैनर फॉर टेम्परेचर इन देयर हैंड्स. आप टेस्ट कर रहे हो, सबके नोज स्वॉब्स लिए जा रहे हैं. आई ऑल्सो वेंट थ्रू आई थिंक 4-5 कोविड टेस्ट. जस्ट आई फॉर्चुनेटली डिड नॉट गेट कोविड, टच वुड, बट मल्टीपल टेस्टिंग तो हुई ही. सो दैट वॉज अ बहुत ही ख़राब टाइम था. वो माहौल ख़राब है. लाइक मैं हॉस्पिटल ड्राइव करके जा रहा हूँ तो सड़कें खाली हैं. मतलब पूरी nobody खाली होती थी. आईडी कार्ड दिखाओगे तब जाके परमिशन मिलेगी आगे जाने तो दैट मैमसी आईडी कार्ड वाज द पास टू गो एनीवेयर. तो बहुत मतलब इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम टू फंक्शन लाइक दैट. वो ईयर काफ़ी ख़राब था. बहुत लोगों को ये आइडिया भी नहीं था, लाइक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को तो ये आइडिया भी नहीं था कि ये हुआ क्या है हमारे साथ. ये भी चीज़ें थी कि मतलब एट लोअर लेवल लोगों को पता ही नहीं था कि क्या सीरियस चीज़ से हम डील कर रहे हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि 2021 के बाद फिर तैयारी कैसे शुरू हुई? तो 2021 जनवरी में मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हो गई. देन आई वेंट होम फाइनली एंड देन आई स्टडीड फ्रॉम होम. तो फिर 2021 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया. द एग्ज़ाम इज़ लाइक यू हैव प्रीलिम्स फर्स्ट विच इज़ MCQ बेस्ड. उसके बाद देयर इज़ मेंस. मेंस में देयर आर 9 पेपर्स spread over 5 days and they are written. Like so आपको पूरे answers लिखने हैं उसमें, question answer type. Subjective पूरा होता है. Subjective paper, right. And after that there is the interview. The first attempt, there are stages of the exam. मेरा first attempt में prelims clear हुआ, mains clear नहीं हुआ. एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने प्रिपेयर करना शुरू किया, आपने फेब में बताया, फेब में ऑलमोस्ट मतलब बट मैंने कॉलेज में भी पढ़ लिया था. So 2018-19 इन कॉलेज ऑल्सो आई रेड अ डिसेंट अमाउंट. 2020 में भी मैंने ठीक ठाक पढ़ लिया था, बट वो टूटी फूटी पढ़ाई है कि रोज़ 3 घंटे 2 घंटे कभी टाइम मिला तो कर लिया. प्रॉपर डूइंग नथिंग एल्स एंड स्टडिंग वाज हैपनिंग फ्रॉम फेब. बट आई वाज एट अ डिसेंट पोजीशन. एटलीस्ट मुझे पूरा सिलेबस पता था. मैंने एक बार पढ़ लिया था. मई के आसपास, मई के ऑलमोस्ट एंड के टाइम पे प्रीलिम्स का एग्जाम होता है. उस साल वो अक्टूबर में हुआ था 2020. यूजुअली मई एंड में होता है. उस साल अक्टूबर में हुआ था अगेन बिकॉज कोविड सेकेंड वेव. तो उससे डिले होके उस साल वो अक्टूबर 2021 में हुआ. बट जैसे इस साल 2025 में इट्स गोइंग टू हैपन इन मई. एवरी ईयर इट हैपेंस इन मई ऑलमोस्ट एंड में. तो प्रीलिम्स के लिए क्या तैयारी थी आपकी? और क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, तो किस तरीके से आपने उसको प्रिपेयर किया एंड देन टेस्ट सीरीज वगैरह क्या लगाए थे आपने? मतलब इफ आई गो इनटू डिटेल ऑफ दिस आई थिंक इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई थिंक मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो पूरा यही है मेरी तैयारी क्या थी. और वहाँ पे आई थिंक 200 वीडियोस हो चुकी हैं यही बात करते करते. बट ब्रॉडली स्पीकिंग आई थिंक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन MCQ बेस्ड एग्जाम, बी इट नीट UG और एनीथिंग, आई थिंक रिकॉल इज इम्पॉर्टेंट. Recall is important and conceptual clarity is important. So I think that's when I discovered the fact of active recall. कि आप पढ़ो and you close the book and revise rather than rereading.
तो वो टेक्निक आई थिंक हेल्प मी अ लॉट. बाकी आई विल नॉट गो इनटू द सोर्सेस. कैन यू explain a bit about this कि close the book and revise, ये ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और so बताओ. let's say a NEET UG aspirant is watching. मैं आपको अभी एक्टिव रिकॉल कराता हूँ. हाँ. ठीक है. Alright. What is the first Mendelian law of genetics? What is the second Mendelian law of genetics? What are the exceptions to the first law? What happens when a tall pea is breeded with a dwarf pea? What happens when a round and yellow seeded pea is breeded with a recessive trait pea? What are the 16 combinations that can be made? How are pink roses an exception to Mendelian laws? Is there a third Mendelian law of genetics? Who actually discovered the Mendelian laws of genetics because his book was lost? Who actually got the Nobel prizes for it? अब ये सब कुछ NCERT में लिखा है. And you must have read this like multiple times. But it's always better to revise with the book closed. आपको हो सकता है बहुत कुछ याद ना है. मुझे भी बहुत कुछ याद नहीं आया अभी. I don't remember the third law for example. But now I will open the book and check. Rather than simply going for कि मैं पढ़ लिया मैंने मेंडेलियन लॉज, अब दोबारा वो नहीं करना है. It is scientifically proven and I can tell you a book to read about it. It's called Make It Stick by Peter Brown. He's a psychologist who's worked on this. In his book he proves with studies that rereading and note making are the worst ways to learn. Worst. Okay. And that is our primary way to learn. ये proven है, मतलब there's no debate on it. There are enough studies to check that rereading, highlighting and note making, इससे खराब तरीके हैं ही नहीं किसी चीज़ को सीखने के. ठीक है. So the way to do is active recall. जैसे मैंने अभी आपसे ये पूछा, अब आपको लेट्स से याद नहीं आया बहुत कुछ, या जो देख रहा है उसको कुछ याद नहीं आया. You try to recall right now, then you open the book and you check. आप लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे. And I can prove that through another experience that most people have. आप टेस्ट देते हो नीट का, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है और फिर आप उसका आंसर देखते हो, वो हमेशा याद रहता है. Because we are evolutionary wired to, remember mistakes. Nice. तो mistakes करो and learn through mistakes. Don't be afraid of it. I think that is where our education system also fails. We're always more concerned about the answers. कि answer सही आना चाहिए. Learning होनी चाहिए. Process important है. Result important नहीं है. So that is what active recall is. And I think it's a revolutionary technique. अगर आप वो करने लग जाओ, you can, देखो मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं अब for a very long time. Because there's no reason for me to read Mendelian laws. ठीक है, मेरे ऑप्शनल में था थोड़ा बहुत एंथ्रोपोलॉजी में. यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, आई हैड टेकन एंथ्रोपोलॉजी. उसमें थोड़ा बहुत था ये, बट इतनी डिटेल में नहीं था. यू ब्रॉडली नीड टू नो, राइट. और अपना ऑप्शनल पढ़े हुए भी मुझे 3 साल हो गए हैं. 2022 के बाद मैंने नहीं पढ़ा है, बिकॉज आई डोंट टीच दैट सब्जेक्ट. आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए यूपीएससी में? 2. तो दोनों में एंथ्रो आपका ऑप्शन था. ठीक. तो मैंने 2022 से एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ा है, बट मुझे याद है a lot of it, at least conceptually, because of this technique. Because now you'll have to understand. आप रट नहीं सकते ऐसे. हाँ. कि चलते फिरते you go to your friend and you ask, for example, कि अच्छा अर्थ फॉर्म की फिजियोलॉजी बता दो, राइट. तो अब ये बुक में है एनसीईआरटी में, आपको पढ़ना भी है, अब आप कर लो याद, है ना, कि ह्यूमन हाइट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है जेनेटिकली. Is it environment based, genetic based? Does it follow the Mendelian law or is there some other law? आप अपने चलते फिरते अपने फ्रेंड से पूछ लो या खुद से पूछ लो, and you will like learn it and you will have to now remember conceptually. अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि रट के तो एक टाइम तक ही याद रह सकता है, ऐसे बहुत टाइम तक याद रहेगा. So this technique I think helped me a lot throughout my studying journey, throughout college, throughout AIPMT, throughout UPSC, and even now when I'm teaching. This is something that I use very, very often. Nice. So, prelims के बाद थोड़ा सा मेंस पे बढ़ते हैं. मेंस एग्जाम आपका कब हुआ था? Usually happens in September. My mains happened 2021 का in January. 2022 में the attempt in which I actually got selected. That attempt everything happened on time. June में prelim, September में mains. हो गया था चीज़ें. तो मेंस के एग्जाम में जैसे आपको आंसर्स लिखने होते हैं, तो वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो होती है, कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड की वहाँ पर कुछ यूज हुआ था? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. इट्स वेरी डिफरेंट एक्चुअली. ओके. क्योंकि वहाँ पर एक बहुत डिफरेंट चीज़ क्या है,
कि जैसे 10 मार्कर क्वेश्चन है, हाँ. वैसे मान लीजिए क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट आती है, हाँ. आपकी आंसर शीट अलग नहीं है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर ऑन द सेम बुकलेट, दैट्स व्हाट यू सबमिट. तो यहाँ पेपर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा है, 10 मार्क क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है. ये पेज 1 है, क्वेश्चन लिखा है, आंसर लिखने की जगह है. सेकंड पेज यहाँ आंसर लिखने की जगह है. थर्ड पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है. तो यू कांट कीप राइटिंग. ये मेडिकल का एग्जाम नहीं होता है. मेडिकल में स्पेशली इन कॉलेज आप जितना लिखना है लिखो, नोबडी स्टॉपिंग यू, एक्स्ट्रा शीट्स लो, बल्कि अच्छी चीज़ है. यहाँ पर द स्पेस इज लिमिटेड एंड द टाइम इज लिमिटेड. यू हैव टू राइट 20 क्वेश्चंस इन 3 hours. तो एक 10 मार्कर 2 पेज लिखने के लिए आपके पास 7 minutes हैं एंड इन लिमिटेड स्पेस. तो स्पेस मैनेजमेंट एंड काटा पीटी भी नहीं कर सकते उसमें. वो तो हो ही जाती है थोड़ी बहुत. यू शुड नॉट डू इट आइडली, बट यू कैन स्टॉप इट. बट स्पेस नहीं एक्सटेंड होगी. आप काट लो, आपने काटना है तो, बट स्पेस उतनी ही है. थर्ड पेज पे तो फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन है, सेकंड पेज खाली है, थर्ड पेज पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब वो तो आपको वहां से स्टार्ट करना होगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा. तो अब ये 2 pages ही हैं. नाइस. तो वो बहुत डिफरेंट है. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी प्रिसाइज, आंसर एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. आप यू कैन नॉट बीट अराउंड द बुश, क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. एंड प्रीलिम्स का स्कोर फाइनली काउंट नहीं होता आपके सिलेक्शन में. मेंस एंड इंटरव्यू का स्कोर फाइनली काउंट होता है. तो अब आपको एक रिटन एग्जाम में बाकी लोगों से बेटर करना है, एंड यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंशियल देयर. दैट इज व्हाई आई थिंक पर्सनली, अगेन बायस होगा, नीट एस्पिरेंट्स को शायद बात पसंद भी नहीं आएगी, बट आई थिंक यूपीएससी मेन से इंडिया में कोई टफ एग्जाम नहीं है. बिकॉज स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सिलेबस. नहीं मतलब सबको लगता है कि हमारा एग्जाम टफेस्ट है. नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यूपीएससी मेन स्पेसिफिकली इज आई थिंक द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, एटलीस्ट जितना मुझे पता है फ्रॉम माई लिमिटेड एक्सपीरियंस. बिकॉज आपको डिफरेंशियल क्रिएट करना है औरों से इन लिमिटेड स्पेस अक्रॉस अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स. 9 पेपर होने हैं, और पेपर ऐसे होते हैं कि सुबह 9 से 12, शाम को 2 से 5, अगले दिन सुबह 9 से 12, शाम को 2 से 5. तो ऐसा नहीं है कि आपको पेपर्स के बीच में पढ़ने का टाइम है. आपको एक दिन में 2 पेपर लिखने हैं, एक दिन में 2. तो दैट इज, इट्स सो एग्जॉस्टिंग. एंड इसीलिए आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुडंट मेक इट ऑल्सो. मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिकॉज 2020 पूरा ईयर ही मेरा टेक्निकली आई हैव रेड बट नॉट एक्चुअली अंडरस्टूड एनीथिंग. तो उसके बाद मेरी पढ़ाई ढंग से हुई है. तो 2022 में मेरा मीन्स क्लियर हुआ है, 2021 में नहीं हुआ बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन 2020 आई थिंक. वो बहुत ही एक, और उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आई थिंक इज अ लिटिल बिट ओवररेटेड. तो दैट्स द अंडरकरेंट इन द मार्केट. क्योंकि उसमें बहुत, अगर कोई यूपीएससी वाला बच्चा होता है तो आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी, दिस इज द आंसर राइटिंग कि ऐसे लिखो. आई आल्सो टीच एन आंसर राइटिंग कोर्स फॉर एग्जांपल, बट आई डोंट वहां पर मैं क्या कराता हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखवाता हूँ एंड आई मेक टेम्पलेट्स. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस. I would say it's answer building rather than answer writing. You should know how to build the answer, how to understand the question, how to break it down. Practice में तो क्या है कि you have knowledge. One is you should have content. आपको knowledge होनी चाहिए, नहीं तो आप लिख ही नहीं सकते. Second is structuring. कि आपको समझ आए इस knowledge को structure कैसे करना है. Third is time management, कि इस knowledge को ऐसे structure करके 7 मिनट में ही कर देना है. When you get through all 3 stages, that is when you master that art. तो वो तीनों अलग चीज़ें हैं, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. यू नीड टू हैव कंटेंट ऑल्सो, यू नीड टू नो हाउ टू स्ट्रक्चर ऑल्सो, एंड फाइनली यू नीड टू ऑल्सो डिलीवर इन 3 hours. तो वो 3 चीज़ें हैं. अल्टीमेटली दैट इज द नेम ऑफ द गेम जब आप मेंस दे रहे हो. बट वेरी डिफिकल्ट, एटलीस्ट फॉर अ फर्स्ट अटेम्प्टर जो जस्ट स्टार्ट किया है. जेन्युइनली मुश्किल है, एंड यू डू नीड गुड गाइडेंस देयर. मतलब वहाँ तो गाइडेंस चाहिए ही मेरे हिसाब से. प्रीलिम्स आई स्टिल थिंक कैन बी डन विदाउट गाइडेंस. Mains I think is very difficult to do. तो आपने guidance अपने senior से लिया था? Yeah. सही. Yeah, and at that time I was actually the student of Varun Jain sir, who was running EdSarthi. That was a edtech company at that time, who was like वो coaching चलाते थे अपनी, and I was taking guidance from him. मैंने उनसे बहुत सीखा. He has actually given 2 interviews in this examination. Finally could not get selected. I think 6 marks, a very small margin. Missed out in the final list. बहुत brutal है. He was teaching online. So I was his student at that time. उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है about answer writing and everything. And now I work in Sarthi IS with him. With him. Yeah, and I teach in the same institution. Nice. Yeah, so that's how we transitioned there. Nice. आपने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया. अपने इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि यूपीएससी में एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको एग्जामिन करने के लिए, आपको एनालाइज करने के लिए एक इंटरव्यू रखा जाता है, जहाँ पर
काफ़ी लोग आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं और वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जिनके सामने अच्छे अच्छे लोग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं. सो इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा था आपका, प्रिपरेशन कैसे हुई, एंड फिर फाइनल इंटरव्यू कैसा रहा? So interview is the colloquial term. What UPSC actually uses is personality test. It's called a personality test, and for a very specific reason. ये वाइवा नहीं है. It is a test of your personality. It's written in the UPSC notification that knowledge has been tested. Means में आपकी knowledge तो test हो गई. Now personality is being tested. What are they checking? Mental alertness, general awareness, depth of interest, variety of interest. This is what they check. तो इंटरव्यू से पहले you have to fill a detailed application form. अब यूपीएससी ने प्रोसेस चेंज करके कह दिया है कि प्रीलिम्स के टाइम पे यू हैव टू फिल दैट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. उसमें यू टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स, योर हॉबीज़, योर इंटरेस्ट, योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, योर बैकग्राउंड, वेयर यू हैव कम फ्रॉम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. द बोर्ड रीड्स दैट, एंड एटलीस्ट इन माई केस एंड मोस्ट केसेस में ऐसा होता है, बट नॉट ऑल, दैट द क्वेश्चंस कम फ्रॉम दोज थिंग्स. तो जैसे मैं कॉलेज में डिबेटिंग करता था, तो आई हैड रिटन मॉडल यूनाइटेड नेशंस में that I was the best speaker in the Model United Nations. I have debated on South China Sea issue. I have done turncoat debating. I have a diploma in international relations. I have played chess at the state level. ये सारी बातें वहाँ लिखी थी. So most questions come from there. अब वहाँ जो experience होता है, they are actually trying to check your integrity. कि जो बातें आपने लिखी हैं, are they actually worthy, या आपने बस लिखने के लिए लिख दी हैं? लिखना तो है. सो जैसे साउथ चाइना सी इशू मेरे डाफ में लिखा था, मैंने उस पर एक डिबेट जीती थी, एक MUN किया था उस पर. सो अ लॉट ऑफ माई इंटरव्यू वॉज ऑन द जियो पॉलिटिक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड नॉट फैक्ट्स कि बॉर्डर कितना लंबा है ना, क्या इशू है, ये तो पता ही है आपको अगर आपने मीन्स क्लियर किया है. सही. क्वेश्चंस वर ऑन व्हाट इज योर ओपिनियन. सो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर वॉज द चेयरपर्सन ऑफ माई बोर्ड. ही हैड आस्क्ड मी दैट the Americans, or like he said that उस टाइम पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर सर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था that China has a much bigger defense budget than India, so India has to compete in that environment with China on the border, something like that. I might be misquoting, कुछ ऐसा स्टेटमेंट था. तो उन्होंने मुझसे पूछा what do you think about this? तो it is only opinion based कि आपका ओपिनियन क्या है about this statement. नाउ वहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि व्हाट इज लेफ्ट राइट इन चाइनीज पॉलिटिक्स. डू यू थिंक वील एवर बी एबल टू कम टू अ हैंडशेक अग्रीमेंट विद चाइना ऑन द बॉर्डर? व्हाट इज द मलक्का डिलेमा एंड हाउ इज अंडमान एंड निकोबार इंपॉर्टेंट फॉर द मलक्का डिलेमा ऑफ चाइना? सो मलक्का डिलेमा इज बेसिकली द मलक्का स्ट्रेट वेयर मोस्ट ऑफ चाइनाज ऑयल सप्लाईज गो थ्रू. वो इंडोनेशिया के पास. हाँ, इट्स क्लोज टू मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया. दैट स्ट्रेट इज चाइनाज चोक पॉइंट. तो इंडिया हैज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड बहुत स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने उन्हें कहा है इंडियाज अनसिंकेबल कैरियर्स इन द इंडियन ओशन, बिकॉज एयर पावर ऑलवेज बीट्स नेवल पावर, एंड वी कैन लॉन्च एयरक्राफ्ट फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तभी वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बना रही है. सो दीज थिंग्स विल कनेक्ट नाउ. इंडिया इज डूइंग अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन अंडमान एंड निकोबार बिकॉज वी वॉन्ट टू चोक देम ऑन द मलक्का स्ट्रेट इन केस ऑफ अ वॉर लाइक सिचुएशन. अब इसको काउंटर करने के लिए चाइना इज डूइंग सम थिंग्स अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. जैसे कि दे हैव बिल्ट अ पोर्ट इन ग्वादर, राइट, विच इज इन पाकिस्तान, राइट. सो ग्वादर का पोर्ट से देन दे हैव बिल्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, देन लिंक्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू द हाईवे फ्रॉम जिंजियांग टू टिबेट. तो अब वो क्या कर रहे हैं कि हमें मलक्का से जाना ना पड़े. अगर इंडिया ने ये चोक कर दिया तो आप ग्वादर में अपने गुड्स लेके आओ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जाओ, फिर चाइना पहुंच जाओ. सो नाउ दे हैव क्रिएटेड एन ऑल्टरनेट रूट. अब इसको काउंटर करने के लिए इंडिया बिल्ट अ चाबहार पोर्ट विद ईरान. सो वी काउंटर द ग्वादर पोर्ट थ्रू दैट. सो इंटरनेशनल रिलेशंस इज लाइक अ स्लो गेम ऑफ चेस. एवरीथिंग यू सी देयर इज हैपनिंग दैट वे. सो म्यांमार के नीचे एक स्मॉल आइलैंड है कॉल्ड कोकोस आइलैंड. कोकोस आइलैंड हैज बीन टेकन ओवर बाय चाइना, effectively taken over, and they call Myanmar their blood brother, second coast. तो अगर मान लो मलक्का स्ट्रेट चोक हो गया तो you can go through Myanmar. अब इसको काउंटर करने के लिए इंडिया हैज़ समथिंग कॉल्ड द कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट that will go through Kaladan River in Myanmar and connect the northeast. We have a Indo-Myanmar Thailand trilateral highway. तो we will engage Myanmaris ताकि वो चाइना की हेल्प ना करें. तो all of that game is actually being played around the Malacca Strait. At least that's my understanding. बहुत rudimentary understanding है मेरी international relations की.
मतलब मैंने सिर्फ एक छोटा सा डिप्लोमा किया है, बट जितना मुझे पता है आई एम सेइंग फ्रॉम दैट. तो इन बातों पे बारे में बात हुई, राइट. जैसे मेडिकल के बारे में भी बात हुई. आई हैव वर्कड अ लिटिल बिट इन द मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री एक्चुअली. तो मेडिकल टूरिज्म इज़ व्हेन फॉरेन पेशेंट्स कम टू इंडिया. तो उसके बारे में बात हुई कि उसके लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक हील इन इंडिया ब्रांड लॉन्च किया है, राइट, टू इंकरेज मेडिकल टूरिज्म. तो उसके बारे में बात हुई. मेंटल हेल्थ मैंने मेंशन किया था अपने ड्राफ्ट में, तो मेंटल हेल्थ मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बात हुई. एंड सम करंट इशूज. सो आई वाज आस्क्ड अबाउट इंटरनेट शटडाउन्स इन इंडिया. तो वहाँ पर आपका ओपिनियन इज सीक्ड. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस to understand whether you have the right personality for the civil services or not. So that's what the interview is broadly like. So sorry for the slightly long answer, I think. नहीं, मैं एक्चुअल में थोड़ा बहुत मेरा बायस है उन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि व्हेन आई वाज वर्किंग इन दिस यूपीएससी अरीना, बिफोर नीट आई यूज्ड टू वर्क फॉर यूपीएससी. सो वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिला. मतलब मैंने हिस्ट्री के कुछ चीज़ों को नॉट फ्रॉम द बुक्स, फ्रॉम द वीडियोज, बट इट वॉज लाइक कि मैंने वर्ल्ड वॉर को पूरा पढ़ा. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, किस लिए हुआ. मेरी नॉलेज जो है वो बहुत वो हो सकती है कि बहुत वेग हो सकती है कि यार, बट मेरी भी वेग. हाँ, मतलब मेरा ये है कि मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट आया. एंड आई हैव बिन रीडिंग अबाउट द साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट सिंस लाइक 2017. एंड उस टाइम पे एक बंदा इंडिया के लिए नोबेल प्राइज लेके आता है 1930 में. एंड एट दैट टाइम उसके 2 या 3 साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो रहा है. उससे पहले वो बंदा जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था तब उस बंदे ने कुछ चीज़ें सेटअप करी जिसने इंडिया में और फिजिसिस्ट क्रिएट किए. एंड द पर्सन वॉज सीवी रामन. एंड रामन से पहले वो काम कर रहे थे आशुतोष मुखर्जी. सो आशुतोष मुखर्जी वॉज द वन हु फाउंड रामन. ठीक है, तो ये है कि इन सब की लाइफ पे वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट था. प्लस जो जर्मन फिजिसिस्ट थे, जो जर्मन मेजर जो लोग थे, उनको इस तरफ आने को बोला गया, इंडिया आने को बोला गया. बट ड्यू टू द ब्रिटिश काउंटर, तो और प्लस थोड़ा इंडिया में भी थोड़ा पॉलिटिकल टेंशन था उन चीज़ों को लेके, बिकॉज रामन वांटेड टू डू दैट. ये हो सकता है मैं काट दूं, मेरा थोड़ा है कि मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ. रामन वांटेड टू ब्रिंग मैक्स बॉर्न इंडिया. बॉर्न इंडिया आते हैं, बट बैक चैनल से 2 people, आई वोंट नेम देम बिकॉज फेयर इनफ. हाँ, तो बैक चैनल से 2 लोग पंगे लेते हैं कि भाई रामन इस चीज़ को नहीं कर सकते. देन अंग्रेजों को खुजली मचती है कि भाई जर्मन आदमी नहीं आएगा हमारे पास. सो जो जर्मन आदमी मैक्स बॉर्न जो आया है इंडिया, जो पढ़ाना चाहता है, टर्बन पहन के फोटो खिंचवा रहा है, IISc बैंगलोर में जाना चाहता है, उसके चक्कर में इतनी पॉलिटिक्स हुई, रामन को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ गई. रामन रिजाइन फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑफ IISc बैंगलोर. एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि जो बंदा जिसके घर पे मैक्स बॉर्न रुके थे, उसी बंदे ने पूरा प्लान कर दिया कि भाई मैक्स बॉर्न नहीं रहेगा इंडिया में. एंड ही क्राइड अ लॉट, मैक्स बॉर्न क्राइड अ लॉट कि यार मैं इसके घर पे रुका था, इसके साथ रुका था, एंड देन ही इज डूइंग दिस फॉर. तो उसके बाद मैक्स बॉर्न वेंट टू लाइक US एंड वी लाइक were left with Indian scientists. and Raman always wanted कि हमें जर्मन फिजिसिस्ट का जो एक हायर पोटेंशियल है उसे एज अ टीचर यूज़ करना चाहिए, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें आना चाहिए. बट वही है कि उस टाइम के पॉलिटिक्स के हिसाब से वो हो नहीं पाया. तो मेरे को इन सब चीज़ों में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया. तो इसीलिए जब आपकी बात चल रही थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मलक्का स्ट्रेट के बारे में और वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है. वो फैसिनेटिंग बहुत ज़्यादा लगता है. ऑब्वियसली जब उसके बारे में ढंग से आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो नहीं, I think this is very important, the things that you just said. This is the exploration I'm talking about. आप मेडिकल कॉलेज में हो, explore this, right? Find this out. Maybe you have a passion somewhere else. And मैं आपको honestly बता रहा हूँ, like right now my life looks like about 12 hours of work daily, and I usually don't take off on every Sunday. Like alternate Sundays I'll take off. But मुझे कोई complain नहीं है, because I am doing what I'm passionate about. Nice. So it's very important to find that. And I think वो college is the best time for that. तो जब वो exploration की बात हम कर रहे थे,
I think this is what you need to do in college. Like I did that in college. Find that extra thing that's fun for you, because if your work is fun, it will not feel like work. You will always want to do more of it. Nice. Right? जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, मेरी 4:30 बजे क्लास है. I'm looking forward to it. कि मज़ा आएगा. I have to teach like a very new concept. I have to teach the SARFAESI Act and the Insolvency and Bankruptcy Code today. मुझे मज़ा आएगा वो पढ़ाने में. Right? So that is, I think, something that you can only do in college. और वो चीज़, I think that is the responsibility of everyone who is going to college here. कि find that passion. मुझे लगता है कि like people are in a hurry, right? कि by my end 20s I have to be settled. Why? अभी तो 40 साल की लाइफ पढ़ी है उसके बाद भी. And you will do what you have decided. अगर आपने 25 पहले से डिसाइड कर लिया कि मुझे यही करना है, तो अब 35 years वही करना है मिनिमम. हो सकता है उससे ज़्यादा भी करना पड़े. सो टेक योर टाइम फाइंडिंग इट. हो सकता है आपको थोड़ा लेट मिले, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट अनसर्टेनिटी. नाउ आई नो सेइंग दैट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रिविलेज, having a lot of having parents who can afford that I can voluntarily choose to explore my passion वगैरह. तो ऑब्वियसली वो कंस्ट्रेंट तो है. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉलेज से ड्रॉप आउट करके ये काम कर लेना चाहिए, वो उसके लिए और भी ज़्यादा प्रिविलेज चाहिए. बट जैसे आप कॉलेज में हो, एटलीस्ट लुक फॉर न्यू थिंग्स. Right? Don't constrain yourself by what is in front of you. देखो, हो सकता है आपके सामने जो हो वो बेस्ट है, but at least find or try to look at everything before you make that decision. Nice. मतलब कॉलेज में आप लोगों से मिलो और लोगों से मिल के थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ज़्यादा थॉट्स आई थिंक प्रोवोक होंगे. मतलब आप जैसे मेडिकल कॉलेज में हो, that just means you are going to learn about medicine for 5 years. It does not mean you have to be a doctor. वो कोई लिखा नहीं हुआ है. It's not been ordained. आप IIT में हो, it just means that you're going to learn about engineering for next 4 years. Maybe that's the best thing for you. But वो ordained नहीं है कहीं. You can still do something different. आपने ultimately मेडिकल कॉलेज में जाने का डिसीजन कब लिया? Let's talk about that. You decide in 10th grade. You are 16. Right? You know nothing about the world. You might think you know everything, but actually अब अगर मैं अपने 16 years old self को याद करूँ, I didn't know anything at that time. कुछ भी नहीं पता था मुझे दुनिया के बारे में. अब भी बहुत कम पता है, but तब तो कुछ भी नहीं पता था. Right? तो आपने 16 years पे जो decision लिया, you are deciding to stick through with that. So give yourself the opportunity to correct that decision. If anyone who's 18 is watching, think what you were when you were 13. 5 साल पहले आप क्या थे और अब आप क्या हो? I'm sure a lot of new avenues have opened up. Similarly, when you are 25, you will feel that way about when you are 16. So take that decision when at least you have some information about the world. 16 years वाले decision को carry through करना ज़रूरी नहीं है. It might have been a good decision, but at least find all the information. That's what I was saying when I meant about MAMC, कि ये चीज़ वहाँ पर encourage करना मुझे लगता है faculty का काम है. But वो नहीं कर रहे हैं. और या फिर उन्हें और करना चाहिए rather. Nice. So, Shivan, it was really like a different podcast for me. For me, it was not different क्योंकि मैं पहले ऐसे podcast जो है कर चुका हूँ. But मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया नीट स्पॉट पे काम करके, क्योंकि नीट स्पॉट पे जनता जो है वो नीट यूजी की तैयारी कर रही है. कुछ लोग मेडिकल फील्ड के बंदे भी हैं कि जो मैमसी से खुद भी होंगे, तो वो लोग भी देखते हैं. बट एक नया जो हमने एक चैप्टर खोला है उनके लिए, वो पढ़ने में आई थिंक आप लोगों को वो चैप्टर पढ़ना चाहिए. ये कोई किसी किताब का चैप्टर नहीं है, ये आपकी लाइफ का चैप्टर है. इसे आपको पढ़ के और आपको देखना चाहिए कि यार अब आपकी लाइफ को आप कैसे शेप कर सकते हो. लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, what was in your mind when you resigned from your post of IRS? Definitely the most difficult decision I've taken in my life, without doubt. So again, evaluate the options in front of you. Just because of IRS doesn't mean you have to work in that field. So I evaluated, this is very personal, again, I evaluated 3 options. 3 ही option थे. One is continue in IRS. One is, अभी मेरे 2 ही attempt हुए थे, and I was 27 when I got selected. I'm still 27. So I was, I think, 26 when I got selected. I'm 27 now. तो मतलब I could have given more attempts. 32 तक attempts allowed हैं, 6 attempts total allowed हैं general category में. तो मेरे 4 attempts भी बचे हैं और age भी बची है. तो second option is give another attempt to improve your service.
Third option is teach. Thankfully, my YouTube was running well at that time, etc. etc. So I evaluated the three options. मैं काफ़ी सारे IRS officers से मिला. I think what they're doing is one, very important for the country. Two, very interesting also. वो जॉब कहीं से भी खराब नहीं है, एंड आई एम श्योर लगी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द कंट्री विदाउट डाउट, वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज इन द कंट्री विदाउट डाउट. सेकंड, मैंने मेरा ओरिजिनल जब मैंने अटेम्प्ट दिया था, आई वांटेड टू गो टू द फॉरेन सर्विस बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन IR, बट ड्यू टू सम फैमिली रीजंस आई देन रियलाइज दैट मे बी आई शुड स्टे विद माई फैमिली ओनली एंड नॉट स्टे अब्रॉड सिंस आई एम अ सिंगल चाइल्ड. तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया था प्योरली बिकॉज ऑफ फैमिलियल रीजंस कि मैं फॉरेन सर्विस में तो नहीं जा रहा हूँ. So I can give another attempt for IS. IPS was not in my list. I have a flat foot, so that was out. तो IS के लिए attempt दे सकते हो आप दोबारा, IRS में continue कर सकते हो या teach कर सकते हो. I evaluated all the options. I felt teaching was best at that time, but it took 6 months of just thinking about this every single day, and still it was probably an act of courage which I don't think I can ever repeat. And I will not advise also. नहीं बहुत mentally आपको बहुत it will put you in a zone mentally where you will not want to be because आप इतनी uncertainty deal करने के लिए you are not ready. But हाँ, मैंने सोचा, and I'll tell you what was the turning point. अभी तक the decision had not been made, but मैंने 2023 में लबासना जाने से पहले कुछ courses पढ़ाए थे 2023 के एग्जाम के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए. तो I am taking this decision in April of 2024. इस टाइम पे 2023 के एग्जाम का रिजल्ट आया है. आई वॉज सिलेक्टेड इन 23 के लिए मैंने कोर्सेज पढ़ाए बिफोर आई वेंट टू लबासना. अब 2024 में मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई है लबासना में एंड आई एम डिसाइडिंग वेदर आई शुड कंटिन्यू इन द सर्विस और नॉट. तो जो 2023 के कोर्सेज मैंने पढ़ाए हैं उन बच्चों का रिजल्ट आया है एंड 50 ऑफ माई स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड इन द फाइनल लिस्ट. लाइक आई कैन नेम अ फ्यू. रितिका who was ranked 25 was my student. Neha was ranked 51 was my student, and I got to talk to these people. Okay, sir, it was so helpful. You taught very well, and these videos are on my YouTube. Like जो बातें इन्होंने मेरे बारे में बोली हैं, and that was the moment of realization कि यार एक ही difference था. I thought IRS has a huge impact in the world, right? In India at least बहुत impact है उस सर्विस का. मुझे ये लगता था कि यार क्या मैं टीचिंग से impact create करूँगा, but when I listened to this, तब मुझे लगा कि यहाँ पर भी impact है. Obviously उतना नहीं है, and IRS की job is probably definitely more impactful, but मुझे मज़ा ज़्यादा इसमें आएगा and it is also impactful. आपको IRS या IAS या IPS बनाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, उन लोगों को गाइड करने में ज़्यादा मज़ा आएगा जो बच्चे बनाने में मज़ा आएगा, मतलब बच्चे जो करना चाहते हैं. I would just say मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, पढ़ाने में, but उसका impact हो रहा है, that's good. That's not in my control. मेरे हिसाब से मेरा role as a teacher is less than 10%. 10% भी बहुत ज़्यादा है, maybe 5% in a student's journey. 15% I would say is luck. 80% is their own effort. तो अगर कोई सिलेक्ट भी हो रहा है मेरा स्टूडेंट, मेरा उसमें रोल 5% या उससे कम ही है, उससे ज़्यादा तो डेफिनेटली नहीं है. बट when people come back and thank you and say that sir you taught really well, मुझे समझ आया, आपकी वजह से मेरे मार्क्स अच्छे आए. जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूँ GS3 उसमें रितिका who was ranked 25 was got one of the highest marks nationally and she had improved 40 marks from her previous attempt. तो फिर वो आई और वो मिली मुझसे, और भी बहुत सारे विनय एंड लाइक आई विल नॉट नेम एवरीबडी, लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे केम एंड मेट. तो मुझे बहुत ये फील हुआ कि यार ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही. एंड दैट इज व्हेन इट इज एक्चुअली दैट रिजल्ट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स, ऑफ दोज 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम माय फर्स्ट ईयर ऑफ टीचिंग कमिंग, कि 1000 ही लोग बनते हैं सिविल सर्वेंट्स, उसमें से 50 आर एसोसिएटेड विद मी इन माय फर्स्ट ईयर. वो देख के मैंने कहा कि यार अब तो आई हैव टू टीच. दैट इज व्हेन आई टुक दैट डिसीजन. आई कन्विंस्ड माय पेरेंट्स कि मुझे करना है. दे वर नॉट वेरी हैप्पी इनिशियली, बट दैट इज व्हेन आई टुक दैट डिसीजन. आई रिजाइन्ड इन अप्रैल, लाइक आई सेंट माय रेजिग्नेशन इन अप्रैल. ठीक. और लबासना कैसा रहता है, क्या वहाँ का माहौल रहता है? शॉर्ट में ही जानना चाहेंगे. आई थिंक द बेस्ट 3 months ऑफ माय लाइफ सो फार, विदाउट डाउट बेस्ट. मतलब क्योंकि वहाँ पर जो लोग आते हैं, आप लाइक जस्ट अंडरस्टैंड इट सिंपल साइकोलॉजी, they've all gotten selected, so they are all successful. Anybody who's selected going to enter the civil service of India, I would say is successful. They're all successful, tension है नहीं किसी को. They're all smart people, क्योंकि वो पढ़ के आए हैं and they've learned a lot.
तो you get to talk to smart people who are sort of successful, मतलब उन्होंने at least achieved something. Successful maybe not the right word, but उन्होंने कुछ achieve कर लिया है, तो बहुत अच्छा environment होता है. I think I've made the best friends there, friends who will hopefully last a lifetime. The best 3 months of my life without doubt. Nice. Final advice for the students by the faculty, Shivan. For students of who? I think मेरे को लगता है कि नीट यूजी और यूपीएससी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए आपके I'll just say something general. Which is something that I've said before multiple times. Motivation is overrated. Discipline matters more. Outcomes come from consistency. You know, it takes years and years to become an overnight success. You might not feel that it's not coming, you know, together in one go. मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि you know, एक बार अटेम्प्ट दिया क्लियर हो गया, 2 बार अटेम्प्ट दिया क्लियर हो गया. जैसे कोई मुझे देख के भी ये कह सकता है कि अरे 2 अटेम्प्ट में ही तो क्लियर हुआ है. But it has come from that time of 2018. Hard work will always be rewarded at some point. So consistency and discipline are much more important than motivation, and these are the things that most people lack. तो जो ये मेंटेन कर लेते हैं, एक दिन में 14 घंटे पढ़ना is not an achievement. 14 दिन तक 8-8 घंटे पढ़ना is a big achievement. 1.5 साल तक 8-8 घंटे पढ़ना is a guaranteed path to success. If that is something you can do, I don't think there's anyone who can stop you. Second thing again I'd like to say is, some things you'll always have to mug up. कुछ चीज़ों में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको रटना ही पड़ेगा. But if anything is human made, जैसे इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करें, ह्यूमन मेड है. इट्स नॉट नेचुरली ऑर्डेन्ड बाय नेचर, राइट? फिजिक्स है, लॉज आर ह्यूमन मेड, केमिस्ट्री है, ह्यूमन मेड है. जो चीज़ ह्यूमन मेड है, देयर विल ऑलवेज बी अ लॉजिक बिहाइंड इट. एंड इफ देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, स्टडी इट लॉजिकली with clarity, and don't study it just through rote learning. That's all I'll say. So thank you very much, Dr. Shivan. Thank you, Shiva. It was a pleasure being here.